महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, गठबंधन के सभी दलों को साधने के लिए बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बनाएगी और मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। लेकिन नए मुख्यमंत्री पर कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, ये बड़ा सवाल है। अगर बात हम राजस्थान फॉर्मूले की करें तो पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा सीधे मुख्यमंत्री बन गए। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ी और मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो मोहन यादव का नाम आगे आ गया। तो क्या एकनाथ शिंदे के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सस्पेंस कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्योंकि 4 दिन पहले एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों महायुति के नेता दिल्ली दौरे पर आए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और फिर 4 दिन बाद सिर्फ अजीत पवार को दिल्ली बुलाया गया। लेकिन इसके पीछे की तस्वीर अभी धुंधली है। चूंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के सीएम चेहरे को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है, ऐसे में कल सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विजय रूपाणी बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। विधान भवन में इस बैठक का आयोजन होगा। दावा है बैठक में सीएम का नाम तय होगा। उधर मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियां जारी हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम अब भी सीएम फेस की रेस में बरकरार है, लेकिन उम्मीद ये भी है विधायक दल की बैठक में किसी नए चेहरे को भी नेता चुना जा सकता है, जिसके लिए अभी कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहाँ हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे, फिर घोषित करेंगे। तो वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री का फैसला बीजेपी आलाकमान करेगा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की खामोशी कुछ और ही इशारा कर रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फेस पर बने सस्पेंस से कल पर्दा उठने वाला है, लेकिन संभावनाओं के बीच विपक्ष महायुति पर लगातार हमलावर है। अब तो विरोध में डमरू भी बजाने लगा है विपक्ष, क्योंकि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर टिप्पणी की और ये तक कह दिया कि दिल्ली से डमरू बज रहे हैं, महाराष्ट्र में ये लोग नाच रहे हैं। एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में, 10 दिन हो चुके हैं, बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। दिल्लीतून डमरू हलताय, त्यानुसार जो तो आपापल्या भागामध्ये उड्या मारतोय। एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है तो दूसरी तरफ सीएम फेस और मंत्रालय बंटवारे पर सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे की फिर से तबीयत बिगड़ गई और उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर विपक्ष की पैनी नजर है, तो वहीं इस हलचल के बीच शिवसेना गुट के विधायक ने एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनने की मांग की। हम सब लोगों ने कहा है कि आप सत्ता में आइए, आप उप मुख्यमंत्री है, सभी एमएलए ने उन्हें यह कहा है कि आप सत्ता में आइए। लेकिन मुझे लगता है कि कल देवेंद्र फडणवीस का ये नाम अनाउंस हो सकता है। खैर, कल जो भी नाम तय हो, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में जरूर खेमेबाजी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उठापटक जारी है और अभी ये साफ नहीं है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कुर्सी के लिए हर कोई जिसे कहा जाए कि दुखी दिख रहा है, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने जीवन में समस्याओं को एक बड़ी चुनौती बताया। केंद्रीय मंत्री ने राजनीति को असंतुष्ट आत्माओं का समुद्र बताते हुए उन लोगों पर निशाना साधा जो कुर्सी की लालसा रखते हैं। गडकरी ने कहा कि यहाँ सभी लोग दुखी हैं और हर कोई अपनी वर्तमान स्थिति से ऊंचे पद की ख्वाहिश रखता है। यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी इसका भरोसा नहीं। नितिन गडकरी नागपुर में अपनी किताब 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ के लॉन्च के मौके पर आए थे। इस दौरान उन्होंने बातों बातों में जीवन की समस्याओं और कभी न खत्म होने वाली ख्वाहिशों पर बड़ी सीख दे दी। अदानी मामले को लेकर विपक्ष अब सड़कों से लेकर संसद तक लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेताओं ने इस मामले पर आज एक बार फिर संसद परिसर में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर अदानी को बचाने का आरोप लगाया। इसके लिए INDIA गठबंधन के नेता मकर द्वार पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शन में शामिल कई नेता अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे।
प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान राहुल गांधी सबसे आगे खड़े दिखाई दिए, जबकि प्रियंका गांधी सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ी थीं। हालांकि इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की तो वो इस मुद्दे पर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। देश की सियासत में गौतम अडानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। संसद में अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। मांग है कि देश में भी गौतम अडानी के खिलाफ जांच की जाए। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की गूंज आज एक बार फिर संसद में सुनाई दी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में संभल के हिंसा में जो भड़की उसका मुद्दा जोर शोर से उठाया और दावा किया कि सोची समझी रणनीति के तहत संभल की घटना को अंजाम दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने मस्जिद में सर्वे करवाया गया और जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो उन पर अत्याचार किया गया। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। इससे पहले अखिलेश ने जैसे ही संभल हिंसा पर बोलना शुरू किया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पीयूष गोयल ने टोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस टोका टाकी पर अखिलेश यादव ने ध्यान नहीं दिया और संभल हिंसा पर बोलते रहे। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन के लोगों को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें निलंबित कर उन पर मुकदमा चलाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही। संभल हिंसा पर लगातार बयानबाजी कर रहे समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद का एक और बयान अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच आयोग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने न्यायिक जांच आयोग की मौजूदा टीम पर सरकार के दबाव में काम करने की आशंका जताई। पूर्व न्यायाधीश इन्होंने खुद बनाई है कमेटी, ये तो मुख्यमंत्री द्वारा या राज्यपाल द्वारा बनाई गई कमेटी है, पर इसको हम जुडिशियल इंक्वायरी नहीं मान सकते। इसके साथ ही नवाब इकबाल महमूद सिटिंग जज की निगरानी में संभल हिंसा की जांच की मांग की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमने तो ये डिमांड की है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस की जांच कराई जाए। नवाब इकबाल महमूद ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोकने पर भी सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल करने की तैयारी कर चुकी है और ऐसे में अखिलेश यादव अब लापरवाह कार्यकर्ताओं की छटनी कर सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव में जो परिणाम सामने आए उससे पार्टी नेतृत्व बिल्कुल संतुष्ट नहीं। ऐसे में उन नेताओं और पदाधिकारियों की लिस्ट फाइनल हो रही है जो अपने क्षेत्र में चुनाव के दौरान एक्टिव नहीं रहे, जिसकी वजह से पार्टी को अपनी सीट भी गंवानी पड़ी। समाजवादी पार्टी ने पदाधिकारियों को जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने को, साथ ही पीडीए की रणनीति को घर घर तक पहुंचाने का काम दिया है, लेकिन इस पर कई पदाधिकारी खरे नहीं उतर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा हाईकमान इसे लेकर मंथन कर रहा है। माना जा रहा है कि 7 से 8 जिलों के पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। एक्टिव कार्यकर्ताओं को मेहनत का फल देने की तैयारी है। नए चेहरों को पार्टी की कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। युवाओं को पार्टी से जुड़ने का मौका मिलेगा। भले ही उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन अखिलेश यादव को अब भी पीडीए पर पूरा भरोसा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार खास तौर से अखिलेश यादव का फोकस महिलाओं और युवाओं पर है, जिसे निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह मौका मिल सकता है। और चलिए अब बात जमीन माफिया और अधिकारियों में सांठगांठ की कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ के इंदिरा नगर में माफिया ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर्स से मिलकर अवैध की कॉलोनी बसा ली और जिसकी जानकारी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लग चुकी है। आरोप है कि लखनऊ में अवैध निर्माण रोकने में अधिकारी नाकाम रहे। अब एलडीए के 16 इंजीनियर्स पर गाज गिरने वाली है। लखनऊ में एलडीए के 7 इंजीनियर्स को सस्पेंड करने की तैयारी है, तो वहीं 9 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इंजीनियर्स के सामने अवैध निर्माण हुआ और अधिकारियों की मदद से अवैध कॉलोनी बसाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में थे और इस दौरान वो चंडीगढ़ पुलिस द्वारा तैयार किए गए एक क्राइम सीन का मुआयना करने पहुंच गए। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। पीएम का मुख्य कार्यक्रम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में था। यहाँ चंडीगढ़ पुलिस ने एक क्राइम सीन तैयार किया था। पीएम मोदी सबसे पहले इसका मुआयना करने पहुंचे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मर्डर से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक पूरे प्रोसेस का डेमो देखा।
चाहे FIR करने की बात हो, इन्वेस्टिगेशन के हर स्टेज पर उनको जानकारी मिलने की बात हो, या स्पीडी ट्रायल से लेकर स्पीडी जस्टिस तक की बात हो। और जिस व्यापक विचार विमर्श के बाद, जिस तरह की प्रक्रिया के बाद इसको लाया गया है, उसकी वजह से आज मुमकिन हो पाया है कि आज पूरे देश में बहुत बेहतर तरीके से ये कानून लागू हुआ है। दरअसल पीएम मोदी आज 3 नए आपराधिक कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करने पहुंचे थे। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने पीएम मोदी को स्टेप बाय स्टेप नए क्रिमिनल लॉ के प्रोसेस को समझाया। पीएम मोदी ने क्राइम सीन पर पुलिस एक्शन को देखा। पीएम को एक थाने का डेमो भी दिखाया गया। आतंकवाद को जब पूरी तरह परिभाषित किया जाता है, आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित किया जाता है, बहुत बड़ी पहल इस कानून के जरिए की गई होता है। डेमो के दौरान कैदियों के ट्रायल से लेकर जेल जाने तक का पूरा प्रोसेस दिखाया गया और पीएम मोदी ने भी बड़ी बारीकी से इस पूरे ट्रायल का डेमो देखा। भारत में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए थे। नए कानूनों में दंड की जगह न्याय पर जोर दिया गया है। देश में चंडीगढ़ ने सबसे पहले अपराध न्याय व्यवस्था की कार्रवाई में 3 नए आपराधिक कानूनों का 100% सफल और प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन किया था। यही वजह रही कि पीएम मोदी ने नए कानूनों के सफल इम्प्लीमेंटेशन को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए चंडीगढ़ को चुना। सिख समुदाय की सुप्रीम अदालत यानी श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा सुनाई है। सुखबीर बादल को गुरुद्वारा साहिब में बर्तन धोने होंगे और पहरेदारी भी करनी पड़ेगी। धार्मिक सजा के लिए आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल स्वर्ण मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गले में एक तख्ती लटका रखी थी। धार्मिक सजा के दौरान उन्हें सेवादार के रूप में काम करना होगा। इस दौरान बादल को आम सेवादारों की तरह ही जूठे बर्तन धोने होंगे, जबकि कैबिनेट के अन्य लोगों को शौचालय साफ करना होगा। 5 सिख साहिबान ने ये सजा सुखबीर समेत 17 लोगों को सुनाई है, जिसमें 2015 की अकाली सरकार के अन्य कैबिनेट सदस्य भी शामिल हैं। अकाल तख्त ने 2007 से 2017 तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और उसकी सरकार द्वारा की गई गलतियों का हवाला देकर ये सजा सुनाई। इसमें बेअदबी, डेरा प्रमुख को माफी के मामले भी शामिल है। श्री अकाल तख्त ने 2007 से 2017 तक सरकार की पूरी अकाली कैबिनेट, पार्टी की कोर कमेटी और 2015 की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आंतरिक कमेटी को तलब किया था। 5 सिख साहिबान ने करीब 4 घंटे तक सजा पर सुनवाई की, जिसके बाद ये फैसला आया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी विधायक भागचंद टाकड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो एबीवीपी कार्यकर्ताओं को धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। क्योंकि प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में हो रही परेशानियों को लेकर उन्हें ज्ञापन देना चाहा। इस बात से बीजेपी विधायक भागचंद टाकड़ा नाराज हो गए और उन्हें गाड़ी से कुचलने की धमकी तक दे डाली। दरअसल भागचंद टाकड़ा विश्वविद्यालय में आयोजित सिंडिकेट की एक बैठक से लौट रहे थे। तभी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। सर ये चोर बिठा रखे आपने, भाई साहब ये चोर बिठा रखे आपने यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। इस बात से नाराज कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आगे बैठ गए। जब एक कार्यकर्ता ने उनके पास जाकर बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने उससे धमकी दी। ये सुनते ही कार्यकर्ताओं का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने विधायक के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। क्या करोगे? मारोगे क्या? मामला बढ़ता देख विधायक टाकड़ा तो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन उनके इस व्यवहार पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के एक बड़े बयान पर अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक सभा में बोलते हुए आरिफ मसूद ने मुसलमानों से शरीयत को प्राथमिकता देने और उसे बचाने की अपील की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके लिए पार्टी बाद में है और शरीयत पहले है। मैं उन लीडरान की तरह मुखातिब हूँ जो लीडरान सियासत की पार्टी के अंदर ये सोच रहे हैं कि हम अपने नेता के कैसे खिलाफ जाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप नेता के खिलाफ नहीं जाना चाहते तो क्या शरीयत के खिलाफ जाना चाहते? इतना ही नहीं, आरिफ मसूद ने दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी शरीयत के पक्ष में खड़े होने की अपील की। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम पार्टियों को, चाहे आंध्र प्रदेश की हो चाहे बिहार की हो, उठो और खड़े हो और शरीयत बचाने के लिए फैसला लो। आरिफ मसूद के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। पार्टी के नेता जगदम्बिका पाल ने तंज कसा कि इससे साफ हो गया कि कांग्रेस को संविधान में विश्वास नहीं है। एक तरफ संविधान की बात करते हैं, एक तरफ ये विपक्ष दुहाई देता है कि हम संविधान को मतलब खत्म करना चाहते हैं आरक्षण को, और दूसरी तरफ कहते हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे। तो इससे कांग्रेस पार्टी स्पष्ट हो गई कि उसको संविधान में विश्वास नहीं है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। नाराज छात्रों ने वक्फ बोर्ड का पुतला जलाया और हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान भी किया, जिसके लिए सैकड़ों की तादाद में छात्र इकट्ठा हो गए। इन छात्रों ने जैसे ही कॉलेज परिसर में स्थित मजार की ओर बढ़ने की कोशिश की, वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कुछ छात्र वहीं धरने पर बैठ गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इस दौरान एक छात्र की पुलिस वालों से बहस भी हुई। हालांकि वहां मौजूद दूसरे छात्रों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कर दिया। पुलिस वालों के सामने छात्रों का ये प्रदर्शन काफी देर तक यूं ही चलता रहा। दरअसल 100 एकड़ में फैली यूपी कॉलेज पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने करीब 6 साल पहले दावा ठोका था। वक्फ बोर्ड ने एक्ट 1995 के तहत एक नोटिस भेजा था कि यूपी कॉलेज छोटी मस्जिद नवाब टोंक की संपत्ति है, जिसे नवाब साहब ने छोटी मस्जिद को वक्फ को दे दिया था। लिहाजा ये वक्फ की संपत्ति है, जिसका जवाब यूपी कॉलेज शिक्षा समिति की ओर से दे दिया गया था। लेकिन ये मामला अब फिर से गर्माता नजर आया। यूपी कॉलेज की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताए जाने पर छात्रों में काफी आक्रोश दिखा और यही वजह रही कि उन्होंने हंगामा किया। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतर गए हैं। सड़कों पर जाम लगा दिखा, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया और इन प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया। और नोएडा के रास्ते दिल्ली आए प्रदर्शनकारी किसान का अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। किसान अपनी 10 अहम मांगों को लेकर के सड़कों पर थे। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने यहां पर बैठे सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इस बीच किसानों के आंदोलन की वजह से ग्रेटर नोएडा हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। भैया लड़ाई आर पार किए, जैसे ये हमारी गैल कर रहे हैं हम भी इनकी गैल ऐसी करके दिखाएंगे। जैसे ये हमारी गैल कर रही है इन्हें भी ऐसी करके दिखाएंगे। जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इस दौरान किसानों का गुस्सा भी देखने को मिला, लेकिन दिल्ली धरने की मंशा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। जाते जाते किसानों ने चेतावनी दी है, अगर 7 दिनों के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली की ओर फिर से कूच करने की कोशिश करेंगे। तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों का सेवन करने वाले लोगों की जेब का खर्च बढ़ने वाला है, क्योंकि इन चीजों पर लगने वाले जीएसटी की दरों में अब इजाफा किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले मंत्रियों के समूह ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसके मुताबिक तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी अब 28% से बढ़ाकर 35% किया जा सकता है। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स पर भी जीएसटी की दर को 28% से बढ़ाकर 35% किए जाने की सिफारिश की गई है, जिस पर अंतिम फैसला 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। अगर इन चीजों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया गया तो उनके दामों पर तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है और 35% की ये जीएसटी दर मौजूदा चारों स्लैब यानी 5%, 12%, 18% और 28% के अतिरिक्त होगी। दिल्ली के एक निजी स्कूल में 12 साल के छात्र की संदिग्ध मौत हुई है, जिस पर परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है और दावा किया है कि स्कूल में पिटाई से उसकी मौत हुई। इस घटना से गुस्साए परिजन स्कूल के सामने प्रदर्शन करने लगे और स्कूल प्रबंधन पर मामले को छुपाने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि स्कूल में किसी ने उसकी पिटाई कर दी, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हुई है। टीचर बोल रही थी क्या अंदर झगड़ा हुआ था बच्चों में। 2 बच्चों का। जब मैडम ने ये झगड़ा देखा है तभी वो बोल रही है, तो क्या वो बीच बचाव नहीं कर सकती थी। बताया गया कि इस झगड़े के बाद वो गिर गया और फिर स्कूल के शिक्षक उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस घटना से परिवार में मातम पसरा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जवानों ने हरवान दाचीगांव इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि जवानों ने दूसरे आतंकी की तलाश तेज कर दी। दरअसल आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान कल देर रात जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, हालांकि उसका शव सुबह देखने को मिला। एक और के छुपे होने की आशंका है, इसलिए पूरे इलाके को घेरे में रखा गया है। अभी कई किलोमीटर दूर जो है एक नाका लगा दिया गया है।
इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस इलाके की सभी सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी। वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की जांच की गई और जांच के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। वहीं उधमपुर पुलिस ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि ये महिलाएं आतंकी समूहों को लॉजिस्टिक सपोर्ट करती थीं। अब पुलिस गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ में जुट गई ताकि उनसे आतंकियों के बारे में पता लगाया जा सके और उनका भी सफाया किया जा सके। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में कुछ लोगों ने एक आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। बताया गया कि आरोपियों ने पार्किंग विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में 2 लोग कार में आग लगाते दिखाई दिए, जबकि उनके साथी कुछ दूरी पर खड़े नजर आए। जानकारी के मुताबिक पार्किंग में रंजीत सिंह की कार खड़ी थी, तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से कुछ लोग उतरे और पार्किंग में खड़ी कार के पास पहुंचे और कार में आग लगा दी। आग लगाने के बाद सभी आरोपी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद कार धू-धू कर जलने लगी। इस बीच वहां से कई गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने भी रुककर फायर ब्रिगेड को खबर करने की जहमत नहीं उठाई। कुछ ही देर में कार पूरी तरह जल गई। इस घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस भी हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब 700 किलोमीटर पीछा कर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक राहुल बसीर नाम के शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कुरियर के एक डिब्बे में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी कार्गो के सामान की स्कैनिंग के दौरान मिली और नवजात का ये शव प्लास्टिक के डिब्बे में पैक था। डिब्बे के अंदर लिक्विड भरा था और लिक्विड के बीच नवजात के शव को रखा गया था। जांच के दौरान नवजात के शव को देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए। बताया गया कि एक एजेंट डिब्बे को लेकर के कुरियर करने पहुंचा। जांच के दौरान डिब्बे में नवजात का शव मिला। कर्मचारियों ने कुरियर एजेंट को पकड़कर CISF के हवाले कर दिया। पूछताछ के दौरान एजेंट फिलहाल कोई जानकारी नहीं दे सका। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि ये पार्सल लखनऊ से मुंबई के पते पर बुक किया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में बदमाशों के बीच योगी आदित्यनाथ की पुलिस का खौफ देखने को मिला। एक वांटेड आरोपी ने आज सरेंडर किया। जहां एक बदमाश थाने में तख्ती लेकर सरेंडर करने पहुंचा और थाने में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके हाथों में एक तख्ती दिखाई दी जिसमें लिखा है, मैं आज के बाद ना तो शराब बनाऊंगा और ना तो बेचूंगा। मैं थाने में आत्मसमर्पण कर रहा हूं और अब भविष्य में कोई भी अपराध नहीं करने का वादा किया। तस्वीर मनियर थाने की है, जहां अवैध शराब मामले में लिप्त संतोष पुलिस की रडार पर था। पुलिस इसकी काफी दिनों से तलाश कर रही थी, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर हर बार फरार हो जाता था। जिसके बाद पुलिस ने इसकी घेराबंदी कर एनकाउंटर का प्लान तैयार किया। जानकारी मिलने पर संतोष घबरा गया और सीधा सरेंडर करने थाने पहुंच गया। पुलिस ने संतोष को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करने के बाद न्यायालय रवाना कर दिया। दरअसल बलिया में अवैध शराब बनाने का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है, जिसके बाद अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों में डर बना हुआ है। CBSE बोर्ड सिलेबस में अक्सर बदलाव होता रहता है। कुछ सालों पहले कक्षा 10वीं के छात्रों को मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड में से एक विषय की पढ़ाई का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन अब CBSE साइंस और सोशल साइंस में भी स्टैंडर्ड और एडवांस्ड में से किसी एक को सेलेक्ट करने का विकल्प मिलेगा। हम आपको बता दें कि CBSE क्लास 9वीं और 10वीं का सिलेबस अगले साल यानी अगले सेशन में 2026-27 से बदल देगी। CBSE के करिकुलम कमेटी में इन विषयों को लेकर 2 स्तरीय बैठक हुई है। मीटिंग में साइंस और सोशल साइंस को लेकर फैसला लिया गया है। बोर्ड की गवर्निंग बॉडी इसको लेकर आखिरी फैसला लेगी। इस बदलाव के फ्रेमवर्क को लेकर नई योजना तैयार की जाएगी। दोनों विषयों के सिलेबस और परीक्षाओं से संबंधित डिटेल्स पर फोकस किया जाएगा। CBSE बोर्ड NCERT की नई किताबों का इंतजार कर रही है और साइंस और सोशल साइंस की नई किताबें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से तैयार की जा रही हैं। CBSE बोर्ड 10वीं मैथ की तरह 9वीं से ही साइंस और सोशल साइंस के 2 ऑप्शंस देने का फैसला ले सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। नई शिक्षा नीति में साफ कहा गया है तो 2 लेवल पर ऑफर किया जा सकता है। इससे स्टूडेंट्स कुछ विषयों की पढ़ाई स्टैंडर्ड लेवल पर और कुछ अन्य की एडवांस लेवल पर कर सकते हैं। इससे छात्रों पर पढ़ाई का प्रेशर भी कम होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों में आलू की आपूर्ति रोके जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार और आलू व्यापारियों की बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद आलू व्यापारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया।
जिसका नतीजा ये हुआ कि आलू के दामों में भारी इजाफा देखा गया, क्योंकि बाजारों में आलू की सप्लाई ठप हो गई। लोग जब सब्जी खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंचे तो आलू के दाम सुनकर वो हैरान रह गए। आलू का जो कोल्ड स्टोरेज है उसके ओनर्स लोग कह दिया है कि आज से वो लोग बाहर में मार्केट में आलू नहीं भेजेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने डिसीजन ली है कि जब तक बाजार में बंगाल के लोगों के लिए आपूर्ति नहीं हो जाती है तब तक आलू बंगाल के बाहर नहीं जाएगा। आलू व्यापारियों की हड़ताल के पहले ही दिन ही आलू की कीमतों में 2 से 3 रुपए का इजाफा देखा गया। आज ही बढ़ती हुआ है, एक दिन में 150 रुपए बोरा में। कल से तो और दाम बढ़ जाएगा। हाँ, कल शायद और भी बढ़ सकता है। आलू का तो वहाँ स्ट्राइक पड़ा हुआ है, अब ये कितने दिन में खुलेगा हम लोग भी नहीं बता सकते। आलू के दाम बढ़ने से लोग भी परेशान दिखाई दिए। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम आती है। आप देखिए, कुछ नहीं लिया, मेरी 150 की सब्जी, मेरी 200 की सब्जी आ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, बिहार, झारखंड और असम समेत कई राज्यों को आलू की सप्लाई होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने हाल ही में स्थानीय बाजारों में आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पड़ोसी राज्यों को आलू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। ममता सरकार ने दो टूक कहा कि वो पहले अपने राज्य के लोगों की जरूरतें पूरी करेंगे, उसके बाद दूसरे राज्यों के बारे में सोचा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की खूनी टूलकिट का कल जी न्यूज पर हमने खुलासा किया तो वहां के जिहादी बौखला गए और जी न्यूज को ही बैन करने की मांग करने लगे। लेकिन आज हम कट्टरपंथियों की खूनी टूलकिट का पार्ट 2 आपको दिखाएंगे। कट्टरपंथियों की खूनी टूलकिट के खुलासे के बाद हम बताएंगे कि ये खूनी टूलकिट कहां और कैसे तैयार की जा रही है। हिंदुओं पर अत्याचार की ये पूरी सीरीज है जो स्टेप बाय स्टेप बनाई गई है। हिंदुओं पर अटैक से लेकर धर्म परिवर्तन और मारकाट तक सब प्लांटेड है। जमात इस्लामी हिफाजत इस्लाम के साथ मिलकर के साजिश रच रहा है। हिंदुओं को खत्म करने का प्लान जमात इस्लामी बना रहा है। हिंदुओं के नरसंहार की खूनी साजिश चीन में रची जा रही है। जमात इस्लामी हिफाजत इस्लाम के बड़े नेता बीजिंग में हैं। कट्टरपंथियों का 14 सदस्यीय दल 28 नवंबर को बीजिंग पहुंचा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर कट्टरपंथी नेता बीजिंग पहुंचे। इस महीने बांग्लादेश के नेताओं की ये दूसरी चीन यात्रा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को चीन सम्मान दे रहा है। हिंदुओं के खिलाफ एजेंडे को चीन का सपोर्ट है। चीन के साथ बैठक में जमात इस्लामी के अलावा कई इस्लामिक दल शामिल हैं। खलीफा मूवमेंट, खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर पार्टी भी शामिल। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक ये पहली बार हुआ है जब जमात या किसी इस्लामिक पार्टी के नेताओं को सीपीसी से आधिकारिक निमंत्रण मिला है। अभी ये प्रतिनिधिमंडल चीन में मौजूद है। लगातार 6 दिन से जमात अपने प्लान पर चीन में बैठकर काम कर रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की खूनी साजिश रच रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है और यूनुस सरकार को कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जी न्यूज ने जब पूरी दुनिया को हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की दास्तान दिखाई तो हिंदुओं के हक में और यूनुस सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी। हिंदुओं के आक्रोश की ये तस्वीर देखिए। हरदोई में आज हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई गई। पहले आक्रोश सभा और उसके बाद जन आक्रोश रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। रामनगरी अयोध्या में भी साधु संतों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाई और यूनुस सरकार के इस्तीफे की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित होकर के सड़कों पर आना चाहिए। यूनुस सरकार को किसी भी हाल में हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए या सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। बांग्लादेश और यूनुस सरकार के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया तो भारी भीड़ उमड़ गई। शहर शहर हिंदू संगठन के लोग रैलियां निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के दर्द की दास्तां दुनिया को बताई जा सके। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, हर जगह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन के निर्देशन में आज मुस्लिम समुदाय के लोग ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर सभी ने एक सुर में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लखनऊ के एक शादी समारोह में खूब हंगामा हुआ। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के छात्र शादी में जबरन खाना खाने लगे, जिसका बारातियों ने विरोध किया और फिर वहां मारपीट हुई। और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर दौड़ा कर बारातियों पर पत्थर बरसाने लगे। बारातियों पर हमला किया और शादी के जश्न को मातम में बदल दिया।
बताया गया कि शादी समारोह का कार्यक्रम रामाधीन सिंह कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस दौरान जब वहां बारात पहुंची तो कॉलेज के छात्र भी उनके साथ खाना खाने पहुंच गए और जब बारातियों ने उनका विरोध किया तो फिर मारपीट शुरू हो गई। यहाँ पर मौजूद बारातियों के साथ मारपीट की है। ईंटें और गुम्मे तक यहाँ पर चले हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो अभी भी यहाँ पर काफी संख्या में ईंट पत्थर पड़े हुए हैं और ये पूरी रोड जो है आपको मैं दिखाऊं तो इसी रास्ते से बाराती यहाँ पर पहुंचे थे मैरिज हॉल में शादी करने के लिए, लेकिन तभी हॉस्टल के कुछ छात्र यहाँ पर पहुंचे और खाना खाने लगे। हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। हालांकि घटना के बाद से बाराती और छात्र दोनों पक्षों में नाराजगी बनी हुई है। इस घटना में शामिल छात्रों की पहचान की जा रही है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन भी एक्शन की बात कह रहा है क्योंकि बारातियों ने छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवती ने परिवार वालों के खिलाफ प्रेम विवाह किया तो परिजनों ने उसकी 13वीं की रस्में अदा कर दी। दरअसल मंदसौर के शक्करखेड़ी गांव की एक युवती दीपक नाम के एक युवक के साथ चली गई और प्रेम विवाह कर लिया। इस बात की सूचना जब परिवार वालों को लगी तो ये बात परिजनों को नागवार गुजरी, जिसके बाद भाई और पिता ने 1 दिसंबर को सुबह 9 बजे घर में युवती की फोटो सामने रखकर 13वीं की रस्में पूरी की। किसी के मरने के बाद जिस तरह 13वीं का आयोजन किया जाता है, ठीक वैसे परिवार वालों ने युवती की रस्में अदा की। परिवार वालों ने करीब 5 दिन पहले गोरनी पत्रिका नाम से एक कार्ड छपवाया और रिश्तेदारों में भी भिजवा दिए। इतना ही नहीं, ये कार्ड सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। भाई ने बहन की फोटो लगी तस्वीर पर माला पहनाकर मौत के बाद निभाई जाने वाली रस्में भी अदा कर दी। किसी के मरने के बाद जिस तरह 13वीं का आयोजन किया जाता है, ठीक वैसे परिवार वालों ने युवती की रस्में अदा की हैं। ये खबर इलाके में चर्चा का विषय भी बन गई है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दावा है कि एक महिला को सांप ने 8 बार डसा, लेकिन अभी तक वो महिला जिंदा है। ये है निचौल के कजड़ा गांव की सुमित्रा यादव। निचौल के सरकारी अस्पताल में सुमित्रा का इलाज चल रहा है क्योंकि इन्हें एक सांप ने डस लिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इस महिला को सांप ने 8वीं बार डसा है। सांप काटा है इसको, मेरे भाभी को बताया जा रहा है कि 8 मरतबा सांप काटा है। हाँ, 8 मरतबा काट चुका है। एक ही सांप काटता है? हमको ये पता नहीं, एक ही सांप काटता है कि अलग अलग काटता है। सुमित्रा को वर्ष 2021 से लगातार भूरे रंग का सांप काट रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि एक ही सांप ने सुमित्रा को 8 बार डसा या फिर अलग अलग सांपों ने, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 8 बार सांप काटने के बाद भी सुमित्रा की जान बची है। फिलहाल सुमित्रा का इलाज चल रहा है, लेकिन ये खबर इलाके में चर्चा का विषय है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर्स की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर्स ने एक महिला का ऑपरेशन किया, लेकिन कैंची उसके पेट में ही छोड़ दी। महिला 21 महीनों तक अपने पेट में कैंची लेकर घूमती रही। मामला कमला राजा महिला अस्पताल का है। भिंड की कमला देवी ने 2 साल पहले कमला राजा शासकीय अस्पताल में ओवरियन कैंसर का ऑपरेशन कराया था, लेकिन ऑपरेशन के कुछ समय बाद पेट दर्द की शिकायत होने लगी। कई बार अलग अलग डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन आराम नहीं मिला। कुछ दिन पहले जब दूसरे डॉक्टर की सलाह पर महिला का सीटी स्कैन कराया गया तो होश उड़ गए। वहाँ सीटी स्कैन कराया तो उसमें पता लगा कि इसके अंदर कैंची है, मुझे बताया गया। तो जब से फिर यहाँ से रेफर किया मुझे यहाँ पर कमला राजा। अब इसका इन्होंने शनिवार को ऑपरेशन किया है। कैंची निकाली है नहीं निकाली हमें नहीं पता। ऑपरेशन के बाद पेट में चिमटी निकली है, जिसे मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप कहते हैं, जिसका उपयोग ऑपरेशन के दौरान खून रोकने के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि इसी अस्पताल में 20 फरवरी 2023 को पीड़ित महिला कमला का ओवरी में कैंसर का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते चिमटी महिला के पेट में ही रह गई। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल के अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वाले बाइकर्स की अब खैर नहीं। अब अलीराजपुर में पुलिस इनके खिलाफ बुलडोजर अभियान शुरू कर चुकी है और बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। न सिर्फ तेज ध्वनि निकालने वाले राइडर पर जुर्माना लगाया जा रहा है, बल्कि साइलेंसर को जब्त कर उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
पुलिस ने बताया कि इन दिनों बुलेट और बाइक में तेज ध्वनि वाले साइलेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क हादसे का खतरा रहता है और राह चलते लोगों को परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अलीराजपुर में करीब 35 मॉडिफाइड साइलेंसर को जब्त कर बुलडोजर चला दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस के इस कदम की लोगों ने तारीफ भी की। बताया गया कि कुछ दिनों से शहर की सड़कों पर फर्राटे से दौड़ लगाती और तेज आवाज बाइक से स्थानीय लोग परेशान थे, जिसकी लगातार शिकायत को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे बाइक चालकों को पकड़ा और उनके साइलेंसर को जब्त किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। हाईवे पर ट्रक और डीसीएम की भिड़ंत हो गई, लेकिन लोग घायलों की मदद करने की बजाय ट्रक में भरे अंडों को लूटने में लगे रहे। ये देखिए, एक तरफ हादसे का शिकार डीसीएम खड़ा है तो दूसरी तरफ अंडे लूटने की होड़ मची है। ये लोग घायलों की मदद करने की बजाय अंडे लूटने में लगे हैं। हादसे का शिकार हुई गाड़ी में अंडे की पेटियां लदी थी और लोग इन पेटियों को उठाकर ले जा रहे हैं। इनमें ना तो शर्म बची है, न हया, और मानवता तो जैसे मर ही गई है। मामला पिहानी कोतवाली इलाके का है। आज सुबह ट्रक और डीसीएम की भीषण टक्कर हो गई। ओवरटेक के दौरान डीसीएम ट्रक के पिछले हिस्से में जा टकराई, जिसमें डीसीएम के चालक और क्लीनर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद डीसीएम में लोड अंडे की कैरेट सड़क पर गिर गई। राहगीरों ने जब सड़क पर अंडे पड़े देखे तो इसे लूटने की होड़ सी मच गई। किसी ने भी घायलों की मदद नहीं की, सब अंडे लूटने में लगे रहे। हालांकि दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तब घायलों को अस्पताल लाया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़ी कार से जा टकराया। हाईवे पर ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया गया कि बैलेंस बिगड़ने से यह हादसा हुआ है, जिसमें कार सवार को गंभीर चोट आई है। घटना छपार थाना इलाके की है, जिसमें ट्रक के ब्रेक फेल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। लेकिन हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि सड़क पर पहली नजर में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह ट्रक की अचानक दिशा भटकी, वहां खड़ी कार कई मीटर तक ट्रक के साथ घिसटने लगी, जिससे कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीनगर की मशहूर डल झील अगर आप घूमना चाहते हैं तो अब ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है। बस यूं समझिए कि घर से निकलकर ऑफिस जाने जैसा हो गया है। हम आपको बताते हैं कि आप डल लेक की सैर कैसे कर सकते हैं। जैसे कश्मीर के वादियों में घूमने के लिए आप टैक्सी बुक करते हैं, वैसे ही झील में घूमने के लिए शिकारा बुक कर लीजिए। दरअसल डल झील घूमने के लिए उबर ने उबर शिकारा सेवा शुरू की है। ये पर्यटकों के लिए डल झील में शिकारा राइड की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी देती है। ये सेवा न केवल पर्यटकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि शिकारा चालकों के लिए भी एक नई आर्थिक संभावना लेकर आई है। डल झील में उबर शिकारा की शुरुआत जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय कारोबारियों को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उबर शिकारा राइड को 12 घंटे पहले से लेकर 15 दिन पहले तक बुक किया जा सकता है। उबर ने ये सेवा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शुरू की है, जिससे स्थानीय समुदाय को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे पर्यटक अपनी यात्रा का समय बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। उबर शिकारा की सेवा डल झील के घाट नंबर 16 से शुरू होती है। 1 घंटे की राइड का शुल्क करीब 800 रुपए रखा गया है। इसमें पर्यटक 6 प्रमुख स्थानों की सैर कर सकते हैं, जिसमें स्विमिंग बोट, कबूतर खाना, लोटस गार्डन, फ्लोटिंग मार्केट और नेहरू पार्क की सैर कर सकते हैं। हर राइड में अधिकतम 4 यात्री ही बैठ सकते हैं।